अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 16 नवंबर 2025 है, संडे इतवार का दिन है। मैं जहाँ हूँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में, यहाँ अब सुबह के 5:30 बज रहे हैं और वक़्त ऐसा है कि अच्छे बंदों के, अल्लाह के अच्छे बंदों के अब ये सो के उठने का वक़्त है। लेकिन मेरी बदनसीबी है कि मैं सारी रात से मसलसल जाग रहा हूँ। मैं एक सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। सूरत-ए-हाल तो मुझे समझ आ भी रही थी, लेकिन मेरा दिल और दिमाग उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने सारी रात मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ अंदाज़ों से, मुख्तलिफ़ एंगल से उसे परखने की कोशिश की और इन द एंड मुझे एक एतराफ़ करना पड़ा कि मेरा एक जजमेंट या एनालिसिस था गुज़िश्ता 3-4 साल से, उसमें एक बहुत बड़ा सुख़म, उसमें एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। और आप में से सैकड़ों लोग जो हैं, जिन्होंने इतना लंबा-चौड़ा एनालिसिस किया ही नहीं था, लेकिन आपकी जो एक छठी हिस्स थी, सिक्स्थ सेंस थी, वो पाकिस्तान के रेजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से गालिबन सही थी और मेरी गालिबन जो है उसमें बहुत एक कमी रह गई। पर मैं अब आपको उसके स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मेरे लिए सारी रात मैं जाग के इसको रिसर्च करने की कोशिश करता रहा। 2018 के पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले 25 जुलाई को पाकिस्तान में इलेक्शन थे, 25 जुलाई 2018 को। उससे 15 दिन पहले मैंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जो मेरा पिन ट्वीट है अभी तक को मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने एक सर्वे क्वेश्चन थ्रो किया लोगों को। मैंने कहा कि क्या आपको भी ये महसूस होता है कि दुनिया भर में कोई ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसके नतीजे में कोशिश की जा रही है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान के आने वाले जो इलेक्शंस हैं, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, इमरान खान जिस इलेक्शन में जीते भी वो इलेक्शन नहीं हुए थे, कि 10 जुलाई को मैंने तो उन आने वाले इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रही है। और ज़ाहिर है कि ये एफ़र्ट गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही थी, 10 जुलाई से शुरू नहीं हुई थी, 10 जुलाई से चंद दिन पहले से मसलसल दुनिया के तमाम जो बड़े-बड़े अख़बारात और जरीदे हैं, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी था, जिसमें फाइनेंशियल टाइम भी था, जिसमें गार्डियन भी था, उसमें टाइम्स भी था, उसके अंदर टेलीग्राफ भी था, उसमें भारत के सारे बड़े अख़बार थे, कहीं स्टोरीज़ छप रही थीं, कहीं उसमें ओपिनियन पीसेस छप रहे थे, एनालिसिस छप रहा था इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, बेसिकली इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान जो है वो सही बंदा नहीं है, ख़तरनाक है, इस्लामिस्ट है, मिस्टर तालिबान है, फ़ौज का सपोर्टेड है, इसके बहुत से इस किस्म के ताल्लुकात हैं, इसकी बीवी इस किस्म की है, बुशर बीबी के हवाले से चीज़ें छप रही थी और यही सूरत हाल जो है वो अमेरिका और कनाडा के अखबारों में थी। मैं उस वक़्त दुनिया न्यूज़ में काम करता था, मेरे एक प्रोड्यूसर थे बहुत ही मेहनती, मुझे नहीं पता वो आज कहाँ है, किस चैनल में है, लाहौर में है या पिंडी इस्लामाबाद में कहीं, ताहिर खान उनका नाम था। ताहिर मेरे लिए रोज़ रिसर्च किया करता था, फिर हम उसको डिस्कस किया करते थे। वो रोज़ मेरे सामने दुनिया भर के अखबारों के प्रिंट आउट रखे, मैंने उससे कहा कि यार ये क्या एक कहानी है कि इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, हज़म नहीं होता, समझ नहीं आती और इसको ऐसा करो कि इसका एक फ़ोल्डर बनाओ। तो उसने एक फ़ोल्डर बनाया और मैं यकीन माने पता नहीं ताहिर खान किधर है, जो लोग ताहिर खान के साथ काम करते हैं उन्हें चाहिए कि मोहम्मद ताहिर खान से पूछे, कम से कम 100 से ज़्यादा स्टोरीज़ हमने हिंदुस्तान के अखबारों की, बरतानिया के अखबारों की, अमेरिका के अखबारों की, कनाडा के अखबारों की, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों की, न्यूज़ीलैंड के अखबारों की हमने देखी, जिसमें मसलसल ये चीज़ छप रही थी कि पाकिस्तान में बहुत ख़तरनाक किस्म का एक बंदा है जो गलत है, इसको फ़ौज सपोर्ट कर रही है, इमरान खान के बारे में वो स्टोरीज़ छप रही थी। और मेरा ज़हन बार-बार उसमें जाता था कि हिंदुस्तानी भी इमरान खान से बहुत ज़्यादा जो है वो नाखुश हैं और भी मेरे ज़हन में था कि वेस्टर्न लॉबीज़ हैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा शक जो है वो हिंदुस्तान के हवाले से जाता था। और ताहिर खान मुझे कहता था कि हिंदुस्तानियों का इतना थप्पड़ नहीं है, हिंदुस्तानियों की इतनी रीच नहीं हो सकती, ये जो प्रोपेगेंडा है ये ज़्यादा बड़ा है। अब लेकिन उसके बावजूद मैं उसको उस तरह से मानने को तैयार नहीं था, बिकॉज़ मुझे ये समझ नहीं आती थी कि इसका ताल्लुक जो है वो इसराइल से हो सकता है या ज़ायनिस्ट से हो सकता है। अब जब एप्स्टीन, अब क्या हुआ है, ये सारी रात मैंने क्यों स्ट्रगल की, जेफरी एप्स्टीन की जो ईमेल्स रिलीज़ हुई, जो अब इस वक़्त अमेरिका के अंदर एक पूरा एक तूफ़ान खड़ा हुआ है उन ईमेल्स का, और जो ज़ाहिर है उनका कोई इमरान खान से ताल्लुक नहीं है। ये ईमेल्स तो डेमोक्रेट्स रिलीज़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ आउटलेट्स रिलीज़ कर रहे हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करना चाहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का जो यंग लड़कियां सप्लाई करने का पूरा एक रैकेट था, जिसमें छोटी कम उम्र लड़कियां जो हैं वो दुनिया के ताकतवर तरीन अमीर तरीन लोगों को सप्लाई की जाती थी अयाशी के लिए, जिसमें उनकी कुलीग, उनके साथ उनकी जो दोस्त थी गिस्लेन मैक्सवेल, जो रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी, कि स्कैंडल तो कई महीनों से बल्कि कई सालों से यहाँ पे चल रहा है। ये जो लीक्स हुए हैं लेटेस्ट, इनका भी उसी से ताल्लुक है, इनका ताल्लुक कोई पाकिस्तान से नहीं। लेकिन उन लीक्स के दरमियान में
जेफरी एप्स्टीन की ऐसी ईमेल्स भी रिलीज़ हो गईं जिसमें जेफरी एप्स्टीन एक अननोन, जिसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया, और मैंने सारी रात इसी में लगाई ये समझने के लिए कि अननोन कौन था जिससे जेफरी एप्स्टीन ये ईमेल्स एक्सचेंज कर रहे थे। बस उस अननोन को जेफरी एप्स्टीन ये कहता है कि ये इमरान खान जो है ये पुतिन से, एर्दोगान से और ईरान के अली खामेनेई जो हैं उनसे ज़्यादा ख़तरनाक है, डेंजरस है। उसके दरमियान में वो पूरे जुमले नहीं लिखता, वो सिर्फ आधे लफ्ज़ भी लिखता है। उसमें वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता है, वो इसके इस्लामिस्ट होने की बात करता है, इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आइडियाज़ की बात करता है। अब मैंने पहले अगर इसको अगर देखें तो सिर्फ इतना है कि वो ये स्टोरी पाकिस्तान में भी छप गई है आज से कुछ 24 घंटे में, कि डॉन में भी छपी है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी छपी है। हर जगह इसका एक डिफरेंट किस्म की हेडलाइन जो है वो लगाई जा रही है, और बहुत सी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी है, बहुत से लोग इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता था कि ये दूसरे एंड पे कौन था जिसके साथ जेफरी एप्स्टीन उसे अपनी ये असेसमेंट या अपना एक एनालिसिस दे रहा था। तो मैंने बहुत पढ़ना शुरू कर दिया। अब गुज़िश्ता चंद महीनों या सालों में बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अमेरिका के जितने इन्फ्लुएंशियल जरीदे हैं, बहुत से लोगों ने, इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, ये पता नहीं जो भी उसका नाम है, इन सब ने, मुख्तलिफ लोग ऑन रिकॉर्ड पे हैं ये कहने के लिए कि जेफरी एप्स्टीन मोसाद के लिए काम नहीं करता था। अभी तक ये बात कोई डन डील नहीं है, इसके बारे में आप नहीं कह सकते कि वो वाकई मोसाद का एजेंट था। खुद जो क्रिस्टीन मैक्सवेल है उसका भी कहना था कि वो मोसाद का कोई रेगुलर एजेंट नहीं था। लेकिन जब आप सारी चीज़ें देखते हैं, वो सारे जो अकाउंट्स और स्टोरीज देखते हैं, और जो फाइनल पिक्चर बिल्डअप होती है कि बुनियादी तौर पे जेफरी एप्स्टीन अपनी असेसमेंट इसराइली टॉप ऑफिशियल्स को देता था, और एक सारे टाइम पीरियड में 2011, 12, 13 के दरमियान में अहद बुराक जो फॉर्मर इसराइली प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, एट वन पॉइंट इसराइली इंटेलिजेंस को भी वो हेड करते रहे हैं, और इस तरह के और बहुत से लोगों को जेफरी एप्स्टीन अपनी एक असेसमेंट देता। और जेफरी एप्स्टीन जो है वो एक स्विच बोर्ड के तौर पे काम कर रहा था इसराइल के दरमियान में, यूनाइटेड स्टेट्स के पावरफुल सेक्टर्स के दरमियान में, रशिया के दरमियान में, और इस सीरिया के अंदर, शाम के अंदर बशर अल-असद की हुकूमत को ख़त्म करना, उसको गिराने का जो पूरा प्लान था इसराइली, उसके अंदर भी जेफरी एप्स्टीन का रोल था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद बॉटम लाइन ये है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये जो असेसमेंट जेफरी एप्स्टीन दे रहा था वो इसराइली सोर्सेस को या ज़ायनिस्ट सोर्सेस को दे रहा था, क्योंकि आइडेंटिफाई एज सच किसी ने नहीं किया कि नाम से कि किसको दे रहा था। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान के बारे में ये असेसमेंट जेफरी एप्स्टीन 2018 में इसराइली सोर्सेस को दे रहा था कि इमरान खान, एर्दोगान जो है तुर्की का, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो रशिया के पुतिन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो ईरान के अली खामेनेई से भी ज़्यादा ख़तरनाक। अच्छा, अब आप ये पूछें, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा है, इसको समझने के लिए, और सारी रात इसमें मेरी लग गई, लेकिन अगर आप इन तीनों शख्सियात के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि ये कॉन्वर्जेसन दूसरे एंड के ऊपर किसी इसराइली हाई प्लेस सोर्स से ही हो सकती है। कौन बहुत नाराज़ है 2018 में एर्दोगान से? इसराइल। कौन बहुत ज़्यादा परेशान है ईरान के अली खामेनेई से? इसराइल। कौन चाह रहा है कि उसको मतलब एक फेवरेबल पिच मिल सके रशिया से उन दिनों में? इसराइल। तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि दूसरे एंड पे जिस सोर्स से बात हो रही है वो इसराइली सोर्स है। तो फिर मेरे जहन में चक्कर आ रहे थे कि वो ताहिर खान जो कहता था, और बहुत से लोग में से जो कहते रहे, वो ताहिर खान मुझे ये कहता था कि इतना बड़ा थप्पड़ जो है ना सर, डॉक्टर साहब, इतना बड़ा थप्पड़ हिंदुस्तानियों का नहीं हो सकता, ये बहुत ही ज़्यादा कोई पावरफुल किस्म की जो है ये मशीन है जो कर रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आप बाकी सारी डॉट कनेक्टिंग अपनी कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन की जो हकीकत है और उसके जो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत बेहतर खुल के आपके सामने आ जाएंगे। ये तो हमें अंदाज़ा था ही स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 कि ये मामला अंदरूनी नहीं है, ये कोई शरीफ जरदारी और अंदर की कहानी नहीं है, इसके पीछे बाहर से सपोर्ट है। लेकिन अब वो सपोर्ट किस किस्म की थी, किस किस्म के खदशात थे, क्या ख़तरात थे, क्या लोगों की कोशिश थी, किस किस्म की लॉबीज़ उसमें मुलव्वस थी, और गुज़श्ता 42 महीनों के अंदर, 42-43 जो महीने गुजरे हैं, इन 42 या 44 महीने में ख़ाली 44 मंथ्स हो गए हैं शायद इस रजीम चेंज ऑपरेशन को। तो ये जो 44 महीने, ये 42 महीने गुजर गए, इस सारे टाइम पीरियड में जो कुछ हुआ, और जिस तरह से पाकिस्तान में टिरनी और जुल्म हुआ, और जिस तरह से बैनुल-अक़वामी मीडिया ने उसे इग्नोर किया, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक मैसेकर हो जाता है, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने मैसेकर होता है। कोई मेजर वेस्टर्न पब्लिकेशन, हाँ BBC की उर्दू ने उसको कर दिया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, लॉस एंजलिस टाइम, कनाडा के पेपर्स, बरतानिया के मेजर पेपर्स, यूरोप के मेजर पेपर्स,
कहीं पर इस्लामाबाद के अंदर होने वाला जो मैसेकर है, उसको वो कवरेज सिरे से ही नहीं मिली। अभी पता नहीं कितने लोग मार दिए गए हैं मुरीदके के अंदर, कोई कवरेज जो है वो उसकी एग्जिस्ट नहीं करती। जो भी कवरेज अगर कहीं पे आती है तो वो नेगेटिव आती है, जिसमें ये लगता है कि इमरान खान और उसके सपोर्टर्स जो हैं वो फसादी हैं। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत खुल के हमारे सामने जो है वो आ जाता है, और पाकिस्तान के अंदर के जो प्लेयर्स हैं इनकी क्या औकात है, ये किसके हाथ में खेल रहे हैं, और वो जो कुछ अब हो रहा है इस वक्त मशरक़ वस्ती में, वो तमाम चीज़ें भी बहुत खुल के हमें हमें जो है वो समझ आने लग जाती हैं। तो बल्कि ये वो चीज़ थी जिसके साथ सारी रात मेरी गुजर गई। अब 2 दिन से आपको पता है कि एक तस्वीर 1990 की जो है गिस्लीन मैक्सवेल के साथ इमरान खान हाथ में ला रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, कुछ खा रहे हैं। वो 1990 की पिक्चर है जब गिस्लीन मैक्सवेल आज से 35 बरस कबल, अब गिस्लीन मैक्सवेल 63 ईयर्स की हैं, तो आज से 35 बरस पहले की वो तस्वीर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक जवान गिस्लीन मैक्सवेल है जिसके साथ इमरान खान खड़े हैं। और वो गिस्लीन मैक्सवेल रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी है, उस वक्त वो बरतानिया में रहती है, वहाँ की सेलिब्रिटी है। इमरान खान भी सेलिब्रिटी सर्कल का हिस्सा है। तो वो तस्वीर जो है वो एक निकाली, उसके साथ भी बहुत खेलने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान का भी एप्स्टीन फाइल या स्कैंडल के साथ कोई ताल्लुक। लेकिन अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त देनी है और अल्लाह ने जिसको ज़िल्लत देनी है वो अल्लाह के हाथ में है। जब आप देखते हैं कि कैसे उन्हीं 24 घंटों के अंदर ये ईमेल्स रिलीज़ हो जाती हैं, जो किसी पाकिस्तानी ने रिलीज़ नहीं की, किसी ने पाकिस्तान के हवाले से रिलीज़ नहीं की, वो तो अल्लाह का करना हुआ कि वो ईमेल सामने आती हैं और उससे आपको पता चलता है। और इमरान खान का कद जो है वो इतना बड़ा हो जाता है इन ईमेल्स के बाद। इमरान खान का कद जो है उसके चाहने वालों के लिए, पाकिस्तान की जो भी समझ सके, जिसको अल्लाह ने दिल दिमाग दिया है, जो ना समझ ना सके, जिसके कुफर ने जिसकी आंखें और जिनके कानों पे सील लगाई हुई है, जो कुरान कहता है, वो तो है किसी और ही कैटेगरी में लोग फॉल करते हैं। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे खबीस लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो समझ सके, जिसको अल्लाह ने दिल दिया है, उसको अच्छी तरह से समझ आती है कि इमरान खान का कद जो है इन ईमेल्स के लीक होने के बाद कितना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि इमरान खान क्या शख्सियत है। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, मैंने कुछ कमेंट्स मैंने बस मैं चाह रहा था 1-2 चीज़ों की मैं बात करूं। पिछला जो मैंने वीलॉग किया था इकोनॉमिस्ट का जो मैगज़ीन है 1843, उसके हवाले से उस मैगज़ीन के ऊपर अच्छा उस पे बहुत से लोगों के मतलब कमेंट्स आए उस स्टोरी के ऊपर, जिसको मैंने कहा था कि ये एक लॉबिस्ट की एफर्ट है, इसमें ये बिल्कुल फिट नहीं होता 1843 के अंदर जिस तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी के ताल्लुकात के ऊपर एक पूरी कहानी बनाई गई, ये फिट नहीं होती उसके पूरे उसके अंदर। उसके ऊपर बहुत से कमेंट्स हैं। मेरी कोशिश थी कि 1-2 कमेंट्स को मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे 1100 से ज़्यादा कमेंट्स हो गए, तो मुझे वो कमेंट्स मिल नहीं सके। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई लोग जो हैं, हमारी जो इदारे हैं, उनके भी बहुत से लोग जो हैं वो अब इस यूट्यूब चैनल को देखना उनकी ऑफिशियल ज़िम्मेदारी है। उनका काम है कि इस यूट्यूब चैनल को देखें, इसके बारे में नोटिंग करें, वो कहें कि मोहित पीरज़ादा कितनी ख़तरनाक हमारे बारे में बातें कर रहा है, फिर और ज़्यादा एल्गोरिदम को डिस्टर्ब करें इस चैनल के। और वो मैं बहुत साइंटिफिक किसी दिन आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इस चैनल की रीच को पाकिस्तान के इदारे जो हैं, और इनका एक साइबर टावर है पिंडी में, पता नहीं लाल कुर्ती में, तो कैसे इस चैनल की रीच को कम करते हैं। और आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि वो लोग समझते नहीं है, देखते नहीं है, समझते की बात नहीं है, वो उसकी रीच और उसकी नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है उसको रोक देते हैं। तो हर इस चैनल के ऊपर भी बहुत से कमेंट करने वाले हैं, कुछ उनमें से गालियां निकालने वाले हैं, कुछ सेंसिबल किस्म के कमेंट लिखते हैं, वो एक नैरेटिव शेप करना चाहते हैं। तो एक मैंने कमेंट देखा जिसमें एक साहब ने ये लिखा, बड़ी अच्छी इंग्लिश में लिखा। उन्होंने कहा जी कि आप तो क्या बात कर रहे हैं, आप तो पहले हमें इतने सालों से सिर्फ आप वेस्टर्न मीडिया को बात करते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स की शराब पब्लिकेशंस की बात करते थे, और अब आपने इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ही की बात करते थे, और अब आप ये कह रहे हैं कि इनके अंदर जो स्टोरी इमरान खान के बारे में छपी है, चूँकि इमरान खान आपका पीर है, आप उसको एंजल समझते हैं, तो आप अब इस इकोनॉमिस्ट की स्टोरी को भी अंडू करने के ऊपर आ गए। मैंने कहा मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ। वो साहब तो कभी भी कन्विंस नहीं होंगे, ज़ाहिर है वो तो किसी मकसद से, एजेंडे से उन्होंने कमेंट लिखा है। लेकिन और अगर कोई इसमें कन्फ्यूज़ है तो मैं इसका माइंड थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। मैं खाली न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट नहीं करता, मैं दुनिया की हर प्रिंटेड जो मेरे रेलेवेंट एरिया में होती है, हर प्रिंटेड पब्लिकेशन को कोट करने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तान के अखबार देखता हूँ, अंग्रेज़ी के डॉन को देखता हूँ, ट्रिब्यून को देखता हूँ, कुछ और चीज़ों को देखता हूँ, पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्रेस रिलीजेस को देखता हूँ, उनके ट्विटर हैंडल को देखता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल को देखता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल को देखता हूँ, इंपॉर्टेंट लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उसको देखता हूँ। मैं हिंदुस्तान के अखबार भी, और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं मैंने आज तक, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार डॉन के किए। लेकिन मैं हिंदुस्तान के अखबार दी हिंदू के भी स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, मैं
इंडियन एक्सप्रेस के भी करता हूँ, मैं हिंदुस्तान टाइम्स के भी करता हूँ, मैं इंडियन टेलीग्राफ के भी करता हूँ, मैं इंडिया टुडे की भी करता हूँ, मैं दी वायर के भी करता हूँ इंडिया के, मैं बरतानिया के अखबार जो हैं टेलीग्राफ उसके भी शेयर करता हूँ, टाइम्स की भी करता हूँ, गार्डियन की भी करता हूँ, इकोनॉमिस्ट की भी करता हूँ, मैं अमेरिका में से न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, लॉस एंजल्स टाइम इनके भी करता हूँ, मैं इसराइली अखबार हारेट्स एंड टाइम्स ऑफ इसराइल जो है उनके भी मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। इसी तरह से मैं अल जज़ीरा के भी स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, मैं गल्फ़ के भी और पेपर्स हैं उनके भी शेयर करता हूँ, जो टर्किश न्यूज़पेपर TRT है उसके भी मैं शेयर करता हूँ। मैं क्यों शेयर करता हूँ अखबारों के बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश के अखबारों के मैं क्यों शेयर करता हूँ, स्क्रीनशॉट्स उनके हेडलाइंस क्यों शेयर करता हूँ? बिकॉज मेरी ट्रेनिंग मेंटल इस किस्म की हुई भी है कि मैं समझता हूँ कि जो अखबार हैं ये एडिटोरियली मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड हैं और इनकी एक जिम्मेदारी है कि एक एडिटोरियल टीम फैक्ट्स को चेक करती है, गलतियाँ उनसे भी होती हैं, एग्जैजरेशन उनसे भी होती है। दोनों किस्म के जो क्राइम्स ऑफ ओमिशन एंड क्राइम्स ऑफ कमीशन जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स भी करता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स कि ये आप देखें स्ट्रेंथ कि आपको डॉन से ये नहीं पता चलता कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर खप पड़ी हुई है अमेरिका की रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़। ये आपको इसराइल के अखबारों से पता चलता है, ये आपको न्यूयॉर्क टाइम्स से पता चलता है कि अमेरिका का जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो मुनासिब नहीं है, वो वीक है और अक़वाम मुत्तहिदा भी उससे खुश नहीं है और कैसे रूस, चीन और फ्रांस जो हैं वो उसके रास्ते में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं और मुस्लिम ममालिक जो हैं 8 के 8 वो सारे के सारे पाकिस्तान समेत जो हैं वो जहाँ के लेट गए। तो मकसद है कि मैं सारी एक वैरायटी जो है वो सामने रखने की कोशिश करता हूँ एंड आई होप दैट एक्सप्लेन्स कि क्यों मैं करता हूँ, ताकि मैं समझता हूँ कि इसमें एक रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट आ जाता है एक्यूरेसी का। उसके बावजूद ज़ाहिर है बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब आए उस दूसरी चीज़ के ऊपर कि इमरान खान को चूँकि हम पीर समझते हैं या एंजल समझते हैं या उसको एक सेंट समझते हैं, तो अचानक उसकी आ गई और वो एक बड़ा गुनहगार किस्म का आदमी। पता नहीं किससे, मेरे वीलॉग से कभी किसी को ये तासुर हुआ कि मैं इमरान खान को सेंट समझता हूँ या मैं पीर समझता हूँ। मैं तो पीरों में बिलीव ही नहीं करता, लेकिन मैं इमरान खान को बिल्कुल सेंट नहीं समझता। मैं इमरान खान को एक बहुत इन्फ्लुएंशियल, इम्पोर्टेंट पाकिस्तानी और मुस्लिम पॉलिटिशियन समझता हूँ, जिसके अंदर किसी भी पॉलिटिशियन की कमज़ोरियाँ भी हैं और उसके अंदर बेइंतहा खूबियाँ भी हैं और स्ट्रेंथ्स भी हैं। और मैंने एक नहीं दर्जनों वीलॉग्स में ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि इमरान खान में कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप इमरान खान को अब्राहम लिंकन के साथ या सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ आपने कंपेयर नहीं करना, हज़रत उमर फ़ारूक के साथ आपने कंपेयर नहीं करना। इमरान खान को आपने कंपेयर करना है उस पॉलिटिकल लॉट के साथ जो पाकिस्तान में उनके कंटेम्प्रेरी हैं। इमरान खान के मुकाबले में हमें कौन लोग नज़र आ रहे हैं? नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल ज़रदारी, मरियम नवाज़, इसहाक डार, मौलाना फजल रहमान, एमल वली खान, MQM के कुछ और लोग, इस तरह के लोग हमें नज़र आ रहे हैं। इन सब लोगों के मुकाबले में आई मीन यू शुड नेवर लूज साइट ऑफ दिस पर्सपेक्टिव कि इन शख्सियात के मुकाबले में इमरान खान ऑनेस्ट है, जुर्रतमंद है, दलेर है, इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है। अब आप उसको कंपेयर करने लग जाएं फ्रेंच और किसी और चीज़ों से, तो फिर वो ठीक है, इमरान खान की आपको गलतियां भी उसमें नज़र आ जाएंगी। अच्छा, अब मैं एक कमेंट और भी करना चाहता हूँ और वो कमेंट इस हवाले से है कि जो बुशरा बीबी के बारे में हर वक्त कमेंट्स आते रहते हैं और हम मजबूर होते हैं उसको आके डिफेंड करने के लिए। बुशरा बीबी में भी बहुत सी कमज़ोरियाँ होंगी, बुशरा बीबी में भी बहुत सी एक ह्यूमन वीकनेसेस होंगी, ह्यूमन ग्रीड भी हो सकती है। औरतों में एक मटेरियलिज्म की, ख़ास करके कपड़ों के हवाले से, मतलब क्या कहेंगे उसको, ज्वेलरी के हवाले से, महंगी चीज़ों के हवाले से औरतों और आदमियों के एटीट्यूड में फ़र्क होता है। हमें इमरान खान के तो बारे में पता है ना कि इमरान खान की मटेरियल डिज़ायर्स जो हैं वो बिल्कुल ही, लोग उनको 20, 30, 40 साल से जानते हैं कि उनको बड़े बड़े तोहफे दिए गए जो उन्हें नहीं रखे, उन्होंने शौकत खानम को दे दिए। तो हम इमरान खान को इस हवाले से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और आज मैं जिस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बड़ी अच्छी इसकी समझ आएगी। मैं जब दिन में अगर 2 वीलॉग कर दूं तो आसानी से मुझे तकरीबन 2 लाख लोग जो हैं वो दिन में देख लेते हैं, 24 घंटे में अंदाज़न देख लेते हैं, 1.5 लाख 2 लाख लोग देख लेते हैं। अब जब आप कमेंट्स देखते हैं तो मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि आपकी कमीज़ का कॉलर ठीक नहीं था, आपने शेव नहीं की हुई थी, आपका इसे कहते हैं उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं, इंग्लिश का आपका प्रोनाउंसिएशन गलत था। फैक्ट्स तो रोज़ ही गलत होते हैं, कभी किन्नू गलत निकल आता है, पता चला कैलिफोर्निया से बना था, मैंने कहा पाकिस्तान से इन्वेंट हुआ था। फिर अभी जो मैंने 1843 के बारे में किसी ने मुझे लिखा है कि नहीं, एक स्टोरी इन्होंने अस्मा असद और बशर अल असद के ऊपर भी लिखी थी, आप भूल गए, आपको पता नहीं चला, आपने AI से देखा। एक खातून मुझे मसलसल मैसेजेस भेजती रही कि आपकी स्किन ठीक नहीं है, आप उसको इसके लिए फ़लाँ किस्म के कॉस्मेटिक्स यूज़ करें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आप एक
शार्प रिलीफ इसको कहते हैं। जब आप एक शार्प फोकस रिलीफ में एक माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाते हैं और 2 लाख लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं और 2 लाख लोग जो हैं आपके ऊपर अपना माइंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हर किस्म की कमज़ोरियाँ, हर किस्म की गलतियाँ सामने आती हैं। फॉर इंस्टेंस, ये उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ पे लोग, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है। एक पाकिस्तान के जो सबसे मशहूर 2 ताकतवर तरीन इन्फ्लुएंशियल एंकर 2002 के बाद मंज़र-ए-आम पे आए, अभी तक हैं। उनमें से एक की उर्दू तो इतनी ख़राब है, मैंने कभी देखा नहीं कि लोगों ने इतना ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट किया हो। वो उर्दू बोल ही नहीं सकते, वो सिर्फ़ पंजाबी के तलफ़्फ़ुज़ से उर्दू के अल्फ़ाज़ बोलते हैं। बाकी भी अगर आप देखेंगे तो 70-80% की जो उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ और उर्दू की प्रोनंसिएशन है, वो मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन वो इतने शार्प फ़ोकस में नहीं है, जितना मैं शार्प फ़ोकस में हूँ। बुशरा बीबी को जिस तरह से एक शार्प फ़ोकस में लाया गया है, अगर ये सारे के सारे जो पाकिस्तान के ताकतवर पॉलिटिशियंस हैं और खुदा ना खास्ता जो पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहिबान, अगर इनकी बेगमात को इतने माइक्रोस्कोप के नीचे कल कोई ले आया कि ये दुबई में जाके क्या शॉपिंग करती हैं, इनके पास ज़ेवर किस किस्म के हैं, उसमें डायमंड किस किस्म के हैं, इनकी गाड़ियाँ किस किस्म की हैं, इनके कपड़े किस किस्म के हैं, इनके जूते किस किस्म के हैं, इन्होंने फ़लाँ जगह पे क्या ख़र्चा किया था, इनकी बेटियाँ कैसी पहनती हैं, इन्होंने शादी जब हुई थी तो उसके उसमें ज़ेवर क्या दिया था, तो इनको जहेज़ में क्या मिला था, तो इनकी चीखें निकल जाएँ। उसकी एग्जांपल ये देख लें कि अहमद नूरानी बेचारे ने सिर्फ एक ऑफिशियल पॉलिसी की वायोलेशन पे जनरल आसिम मुनीर की बेटियों के पासपोर्ट्स की, उसने कहा कि इनको ऑफिशियल पासपोर्ट नहीं होने चाहिए, इनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट हैं। उन्होंने वही स्टोरी अपनी फैक्ट फोकस में निकाली थी, तो आपने देखा कि अहमद नूरानी के भाई जो हैं वो 1 महीने के लिए गुम हो गए। जनरल साहब को इतना गुस्सा आया। इमेजिन करें उस दिन जब पाकिस्तान में को वाकई ऐसी तब्दीली आ गई कि जो बड़े बड़े ताकतवर जर्नैल साहिबान हैं, उनके घर वालों के खर्चे, उनके बजट, उनकी घर की चीज़ें भी शार्प रिलीफ और फोकस में आ गई, तो इनकी चीखें जो हैं वो निकल जाएंगी। इस वक्त इन्होंने एक शार्प फोकस रखा हुआ है। जब भी आप किसी शख्सियत के ऊपर उसकी ज़िंदगी को माइक्रोस्कोप के नीचे ले आएँ, तो आपको उसके अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ, बहुत से डिफेक्ट्स, बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़, बहुत सी इर्रेगुलरिटीज़ जो हैं आपको उसमें नज़र आने लग जाती हैं। ये साथ देख लें कि अब जो संडे का दिन ख़त्म हो जाएगा, तो मंडे का जो मॉर्निंग है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में वोट पड़ना है अमेरिका की करारदाद में। अमेरिकन डिप्लोमेट्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज़, उनको लगता है कि उनको वीटो नहीं करेंगे, उनको बहुत ख़तरा है कि रशियंस वीटो ना कर दें, फ्रेंच ऑफ कोर्स वीटो नहीं करेंगे। वो ये चाहते हैं कि रशियंस, चाइनीज़ एंड फ्रेंच को अगर हमारी रेजोल्यूशन पसंद नहीं है तो वो एब्सटेन कर जाएँ। मैं समझता हूँ ये बड़ा मिसफॉर्चून होगा, बिकॉज़ अमेरिकन जो रेजोल्यूशन बनाई गई है गज़ा के हवाले से, जिसको 8 मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, तुर्की वाला सब सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट में सब सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी डिफेक्टिव किस्म की है। जब ये पास हो जाएगी, ये इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा और इससे फ़लस्तीनियों का मुस्तकबिल जो है बहुत ज़्यादा मखदूश हो जाएगा, समझें एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये करारदाद एक नई टिरनी को और एक नए जुल्म को जन्म देगी। और अगर रशियंस इसको वीटो कर देते हैं और अमेरिकन्स को इसको ठीक करना पड़ता है रशियंस के साथ मिलके, उसमें एक 2 स्टेट सोल्यूशन इस तरह की कोई चीज़ उसमें आ जाती है। ख़ास करके जो पीस बोर्ड्स हैं, इनको अकाउंटेबल बनाया जाता है टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अकाउंटेबल बनाने का मतलब है कि ये रिपोर्ट बैक करेंगे कि हमारी क्या प्रोग्रेस है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, उसके मैंडेट के बारे में क्लैरिटी हो, तो ये फ़लस्तीनियों के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बेहतर हो। अभी जो 8 मुस्लिम ममालिक हैं, इनकी सूरत हाल देखें। पाकिस्तान की सूरत हाल आपको अच्छी तरह से पता है कि हुकूमत खड़ी ही अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो उनकी उनकी मेहरबानी के ऊपर ही हुकूमत खड़ी है। इसके हालात बहुत पतले हैं। लेकिन बाकी मुस्लिम ममालिक तुर्की को छोड़ के सबके तकरीबन इसी किस्म के हालात हैं कि इंतहाई फ्रेजाइल किस्म का इनका पॉलिटिकल सेटअप है। इंडोनेशिया के हालात आप जानते हैं कि प्रबोवो सुबियांतो जो है उसके खिलाफ एक सख्त किस्म की मूवमेंट चल रही है। उसने शर्म उल शेख में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि मैं तुम्हारे बेटों से मिलना चाहता हूँ, हमारे हालात बड़े पतले हैं। वो माइक्रोफोन पर वहाँ वो बात रिकॉर्ड हो गई थी, आप में से बहुत से लोगों को याद होगा। तो इंडोनेशिया के इस किस्म के हालात है, सबके पतले हालात हैं। तुर्की के हालात पतले नहीं है। तुर्की को क्या चाहिए? तुर्की को कंस्ट्रक्शन चाहिए। तुर्की को चाहिए कि उसको उसकी कंपनीज़ को गज़ा के अंदर पैसा किसी और का होगा, वो अपनी कंस्ट्रक्शन देखते हैं और अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे देखते हैं। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक